रविंद्र सिंह द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी मेरी भी उपन्यास का भाग 7 जो सोचा ने था। क्या कुछ मेरे दिल में अटक गया। मैं अपने बिस्तर से कूद पड़ा। एक्सीडेंट? मैंने फिर से पूछा। ऑफिस से आते हुए उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पुष्कर किसी को देखने भागा, शायद किसी डॉक्टर को, और उसने फ़ोन गिरीश को बढ़ा दिया। गिरीश, मुझे सच बताइए, उसको क्या हुआ? वह ठीक तो है? वह खामोश रहा। बताइए ना, वह ठीक है ना? मैं उसके ऊपर चिल्लाया। मैं देख रहा था कि मेरे पाँव काँप रहे थे। ज़मीन पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही थी और मैं अपने इधर से उधर भागने लगा। मुझे पता नहीं रविन, इस बात का क्या मतलब है कि आपको पता नहीं? उसने बड़े आहिस्ते से जवाब दिया। टैक्सी किसी ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर तो क्या हुआ? उसकी तो स्पॉट डेथ हो गई। हे भगवान, मुझे सुनकर डर लग गया। गिरीश, भगवान के लिए मुझे खुशी के बारे में बताओ प्लीज़। गिरीश प्लीज़। खुशी आईसीयू में है। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। उसका बहुत सारा खून बह गया है। मैं चीखने लगा। क्या उस टैक्सी में कोई और भी था? मैंने फिर पूछा। हाँ, एक और आदमी था जो ड्राइवर के बगल में बैठा था, लेकिन वह ठीक है। उसे बस थोड़ी बहुत खरोंच आई है। कार दाईं तरफ से पूरी तरह से टूट गई है, जिससे ड्राइवर और उसके ठीक पीछे बैठी खुशी को गहरी चोटें आई। गिरीश ने जवाब दिया। कुछ देर बाद पुष्कर लौट कर आया और मुझे दिलासा देते हुए कहने लगा कि डॉक्टर उसका ध्यान रख रहे हैं और उनका मानना है कि वह हालत को काबू में कर लेंगे। हम सब यहाँ हैं रविन, तुम घबराओ नहीं, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों का कहना है। मैंने अभी अभी उनसे बात की है। हाँ पुष्कर, वह ठीक हो जाएगी। मुझे पक्का लगता है कि वह ठीक हो जाएगी। उसे होना ही है। मैं फुसफुसाया, दुआ करते हुए कि मेरे शब्द सच हो जाएं। मैं तुमको फ़ोन करके जल्दी ही उसकी हालत के बारे में बताता हूँ। अभी मुझे दवाई वगैरह के लिए जाना है। ठीक है, तुम ये सब करो, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। कमरे में मैं अब भी सदमे की हालत में था। सोच रहा था कि यह कोई बुरा ख्वाब तो नहीं था कि मैं नींद से जागूंगा तो पाऊँगा कि खुशी तो ठीक थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह सच था। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं जितना संभव हो सके उतनी हवा सांसों में भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने सभी खिड़कियाँ खोल दी। अपने घर के बाहर के संसार से संपर्क कोशिश साधने की कर रहा था। मैं घर में अकेला था और वह भयानक सदमा मुझे उस अकेलेपन में मुझे तोड़े जा रहा था। मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, लेकिन किसी के उठाने से पहले ही काट भी दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैसे यह खबर दूं। मैं पहले अपने आप को संभालना चाहता था। तरह तरह के डर मेरे दिमाग में भर गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इसलिए मैं भागा भागा दूसरे कमरे में गया, अपने पूजा के कमरे में। अपने हाथ जोड़कर मैंने भगवान से कहा, नहीं, इन बुरे ख्यालों को सच मत होने दीजिए। हे भगवान, उसे नहीं, प्लीज़। उस सुबह बाद मैंने अपने घर वालों को यह बताने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने जब सुना तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे समझाते हुए कहा कि वह अच्छी हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले जो फ़्लाइट मिलेगी मैं उसमें टिकट बुक करवाने जा रहा हूँ। उस दिन बाकी समय मैं उसके घर वालों को फ़ोन करता रहा। मैं बेचैन था। मैंने अपनी फ़्लाइट कन्फर्म की। दिन ख़त्म होने से पहले मैंने एक SMS लिखा और उसे अपने उन सभी दोस्तों को भेज दिया जो सगाई के मौके पर आने वाले थे। दोस्तों, एक बुरी खबर है। खुशी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए सारा प्रोग्राम टल गया है। अगली सुबह मैं 6:30 बजे अपने बिस्तर से उठ गया। हालांकि मैं 5 बजे से जगा हुआ था। अपने सारे बुरे ख्यालों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी अलमारी के पास गया, उसे खोला और फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद किए और अपना सिर गुरु नानक की तस्वीर के सामने झुका दिया, जिसे मैंने पहले इस शेल्फ पर रखा हुआ था। दिल ही दिल में मैं बुदबुदाया, उसके घाव भर दीजिए और उसे अच्छा कर दीजिए, प्लीज़। मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं वहाँ देर तक खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली, ऊपर देखा और वहाँ से चला गया, अलमारी के दरवाजे को खुला छोड़कर। बाथरूम जाते हुए अपने आप को आईने में देखने के लिए मैं अपने कंप्यूटर टेबल के बगल में रुका। मैं डरा हुआ और सर्द लग रहा था।
मेरी दाईं पलकों पर अब भी एक आंसू अटका हुआ था। मैंने उसे पोंछकर गहरी सांस ली और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। मैंने आईने से कहा, तुम्हारी दिलरुबा अच्छी हो जाएगी। वह इतनी प्यारी लड़की है, भगवान उसको लेकर इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि वे उसको और नुकसान पहुंचाए। अपने आप से कहता हुआ मैं बाथरूम की तरफ भागा क्योंकि मुझे फ़्लाइट के लिए देर हो रही थी। 7:30 तक मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था। तैयार होने के लिए मेरे पास 1 घंटे का समय बचा था। मैं जो कुछ भी कर रहा था, 2 नाम मेरे होठों पर हमेशा थे, खुशी और भगवान। मैं अलमारी के पास गया। मैंने अपनी पूरी अलमारी देखी और पूजा की किताब उठाई और चौकी पर पालथी मारकर बैठ गया। अगले 10 मिनट तक मैंने पूरी तरह से ध्यान लगाकर पूजा की। मेरे कमरे में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मैंने भगवान से फिर खुशी की सलामती के लिए दुआ की। इसके बाद मैंने पूजा की अपनी किताब के सामने सिर झुकाया, फिर उसे मोड़कर ध्यान से वापस अलमारी में रख दिया। सुबह के समय प्रार्थना करना कॉलेज के ज़माने से ही मेरी रूटीन का हिस्सा था। शायद आज मैं मन ही मन अपनी प्रार्थनाओं के फल मांग रहा था। नाश्ता करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं कैसे कर सकता था जबकि मेरी महबूबा आईसीयू में पड़ी हुई थी। मैंने नाश्ता नहीं किया और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। बाहर चमकता सूरज भुवनेश्वर को गुड मॉर्निंग कह रहा था और मैं खुशी के बारे में कोई अच्छी खबर जानने के लिए बेताब हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मैं किसी मिस कॉल या एसएमएस के लिए अपना मोबाइल फ़ोन देख रहा था। इतवार की सुबह सड़क पर भीड़ नहीं थी। मैंने एक ऑटो रिक्शा को रोका और अपने जीवन में पहली बार बिना मोलभाव किए मैंने अपना एयरबैग उसमें रख दिया। कहाँ? ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने पूछा। एयरपोर्ट। मैं 9:30 तक एयरपोर्ट पहुँच गया। मैंने अपना बैग उठाया और अंदर चला गया। अभी भी फ़्लाइट में 20 मिनट का समय बाकी था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि फरीदाबाद में किसी को फ़ोन करके खुशी की हालत के बारे में पता करूं। मैंने उसका नंबर डायल किया। किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, किसी औरत ने कहा। हाय निशादी। अब तक मैं खुशी के घर में सबकी आवाज़ पहचानने लगा था। हाय रविन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? और हॉस्पिटल से क्या खबर है? आज सुबह डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। वे शायद 11 बजे तक बताएंगे। खुशी की हालत के बारे में नहीं जानने से मैं बेचैन हो रहा था। फिर मिसादी ने पूछा, तुम यहाँ कब पहुँचोगे? मैं इस समय एयरपोर्ट पर हूँ और कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट छूटने वाली है। शायद दोपहर के 1 बजे तक पहुँचूँ। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी जांच शुरू हो चुकी है। मैं अब फ़ोन रखूँगा, वहाँ पहुँचकर आप लोगों से मिलूँगा। हाँ हाँ, तुम चलो, ठीक से यहाँ पहुँच जाओ और फिर हम लोग बात करेंगे। बाय बाय, मैंने कहा और सिक्योरिटी चेक के लिए बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं जहाज़ में था, अपनी सीट पर। इस बात से अपने को खुश करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे विंडो सीट मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं फिर से दुखी हो गया। मैं ख्यालों में खो गया कि एक खूबसूरत हाथ ने मेरी ओर कैंडीज़ बढ़ाया। क्या मैं आपको कुछ कैंडीज़ दे सकती हूँ सर? एयर होस्टेस ने पूछा। नहीं शुक्रिया। यहाँ तक कि उसका खूबसूरत चेहरा भी मुझसे हाँ नहीं कहलवा सका। शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे खुशी से अधिक कोई भी सुंदर नहीं लगता था। और उसी समय मेरे दिमाग में यह ख्याल कौन था, एक बार जब आप प्यार में होते हैं तो बाहरी सुंदरता, कपड़े वगैरह सब फालतू लगने लगते हैं। इस ख्याल से मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि क्या इसी को प्यार का जादू कहते हैं? जो भी रहा हो, लेकिन उस समय तक एक बात पक्की हो चुकी थी कि मैं अपने आप को इस मूड में पसंद नहीं कर रहा था। मेरा मतलब है, एक दिन पहले ही मैं अपने ब्लेजर, सगाई की अंगूठी और उसकी साड़ी को देखकर इतना खुश हो रहा था। और देखिए मुझे, हे रविन, तुमको इस ख्याल से निकलना ही है। यह तुम नहीं हो, मैंने खुद से कहा। अब तक जहाज़ में सवार यात्री, एयर होस्टेस सब हवा में थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सफ़ेद बादलों और पास से गुजरती चिड़ियों को देखने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर मैं चिड़िया होता तो वीकेंड में खुशी से मिलने फरीदाबाद जाने में मुझे कितना समय लगा होता। मैं अपने खुश फहम ख्यालों में खोया हुआ था कि मेरी बगल में बैठी मोटी औरत ने मुझसे खिड़की का शटर गिरा देने के लिए कहा, क्योंकि धूप बहुत तेज आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि किस तरह से सूरज की किरणें उसके रंग को और गहरा बना सकती थी। खैर, मैं बहस करने के मूड में नहीं था और मैंने वही किया जो वह चाहती थी। लंच का समय हो चुका था। मुझे यह तब समझ में आया जब मैंने खाने की ट्रॉली सीटों के बीच में देखी, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी।
मैं बहुत उदास था, यही सोचते हुए कि किस तरह से ऐसा दिन आया। मैंने कम से कम एक सैंडविच खाने का विचार बनाया और अपने दिमाग से उन बुरे ख्यालों को दूर भगाने की कोशिश की। कुछ अच्छा सोचो, मज़ेदार। सगाई वाली रात, भांगड़ा का ख्याल कैसा रहेगा, मैंने खुद से कहा। फिर उसमें जोड़ना पड़ा, जो अब कुछ महीनों के लिए टल जाएगी। अब तक खाने की ट्रॉली मेरे बगल में आ चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी सर, आप खाने में क्या लेना चाहेंगे? एयर होस्टेस ने पूछा। एक सैंडविच कोक के साथ, मैंने कहा। आप लंच नहीं करना चाहते? उसने आश्चर्य से पूछा। यही मेरे लिए आज का लंच है। अच्छा, वेज या नॉन वेज सर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वाह, इस समय मुझे यह मुस्कुराहट अच्छी लगी। आप दोनों मुझे दे सकती हैं? नहीं। जैसे ही उसने अपना सवाल पूरा किया, मैंने पूछा। उसने खाने की ट्रॉली की तरफ कुछ घबराहट से देखा। शायद यह गिनती कर रही थी कि वह 2 दे सकती थी या नहीं। है, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे एक वेज सैंडविच दे दीजिए, मैंने उसे टोकते हुए कहा। वह फिर मुस्कुराई और उसने मुझे सैंडविच और कोक दे दिया। मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती उदासी की हालत से निकालने की कोशिश की। वाह, वह मुस्कुराहट सचमुच खूबसूरत है, मैंने खुद से कहा। अगले ही पल मेरे मन में यह अजीब ख्याल आया कि उसका नेम टैग देखूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि वह भी पंजाबी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, वो मेरे पीछे वाली पंक्ति में जा चुकी थी। मैंने खड़े होकर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन तब मैंने देखा कि मेरी बगल वाली मोटी महिला मुझे घूर रही थी, मानो उसने अपने पड़ोस के किसी लड़के को अपनी बेटी पर कमेंट करते हुए देख लिया हो। तुम आदमी लोग कुत्ते होते हो, खुशी हमेशा कहा करती थी, और तुम उनमें से एक से शादी करने जा रही हो। नहीं, हर बार मेरा यही जवाब होता था। मैं कुछ उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपना सैंडविच और कोक खाने लगा। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि मैं सो गया था जब यह अनाउंसमेंट सुनकर जागा। हम लोग कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। मैं फिर से बहुत बेचैन हो गया जब मुझे उस सफ़र का उद्देश्य याद आ गया। कुछ देर बाद मैं खुशी को आईसीयू में देख रहा हूँगा। मैंने बाहर का नज़ारा लेने के लिए खिड़की का शटर उठा दिया। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी, मौसम के कारण नहीं, बल्कि अपनी घबराहट और बेचैनी के कारण। जहाज़ 1:45 पर अपने समय से ठीक 45 मिनट बाद नीचे उतरा। 15 मिनट बाद मैं अपना एयरबैग ले आया और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। मैंने अपने सामने की भीड़ में कुछ दूर देखा कि दीपू और जीजू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने हाथ हिलाया और उनकी तरफ बढ़ा। इस बीच मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया और देखा कि दीपू के कुछ मिस्ड कॉल थे। आप कैसे हैं? दीपू ने हाथ मिलाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और खुशी की हालत कैसी है? मैंने पूछा। उसने फिर मुझे बताया कुछ मेडिकल टर्म्स के साथ जो मेरे लिए नए थे, लेकिन किसी कारण से मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर उससे पूछा कि कुल मिलाकर हालत कल से बेहतर है या नहीं। दीपू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं हालात को समझ गया और फिर मैंने जीजू की ओर ध्यान दिया। मैं उनको पहली बार देख रहा था। यह मेरे बड़े जीजू हैं। दीपू ने मेरा परिचय कराया। सत श्री अकाल, मैंने कहा और हाथ मिलाया। मेरे ख्याल से फ्लाइट लेट हो गई। उन्होंने कहा हाँ, इस मौसम के कारण वे ऊपर से दिल्ली के नज़ारे लेना चाहते थे। मैंने मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ इशारा किया, जिससे कि सब लोग कुछ सहज महसूस कर सकें। हम टैक्सी में बैठ गए। दिल्ली में अच्छी खासी ठंड थी और मैं उसे ठंड को महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने जैकेट निकाल लिया। हमें फरीदाबाद के अस्पताल पहुंचने में 1 घंटे से भी अधिक समय लग गया। टैक्सी ड्राइवर ने हमें बाहर गेट पर उतार दिया और गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। हम अस्पताल के अंदर गए और 2nd फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लिया। मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था और मैं थोड़ा कांपने लगा था। मैं लिफ्ट में अलग अलग चेहरों को देख रहा था और उनके चेहरे की रंगत से उनकी अच्छी या बुरी हानि को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी मंजिल पर लिफ्ट का गेट खुला। बाहर निकलने पर मैंने देखा कि पुष्कर मेरी तरफ बढ़ा रहा था। मैंने उसके गले लगा लिया। इससे पहले कि वह मुझे सफ़र या मेरे बारे में पूछता, मैंने उससे उसकी हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुझे कुछ पहले ही उसकी हालत के बारे में बताया है। पुष्कर ने हम सबको देखते हुए कहा। क्या कहा, बताओ? मैंने पूछा।
वह अब भी बेहोश है, लेकिन उसकी हालत सुबह से कुछ बेहतर है। हालांकि वह अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हुई है। वे 2-1 दिन में उसके टूटे जबड़े का ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा उसके दिमाग के कुछ हिस्से में खून जम गया है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है और दवा से उसको ठीक हो जाना चाहिए। कुछ बेहतर सुनकर हम सब ने कुछ बेहतर महसूस किया, तो भी हम लोग परेशान थे। वैसे तो हम यह जानते थे कि पुष्कर को डॉक्टर ने जो कुछ भी बताया उसने हम लोगों को सब कुछ बता दिया। हम फिर भी सवाल किए जा रहे थे, इस उम्मीद में कि कुछ पॉजिटिव पता चल जाए। इसी बीच फ्लोर पर हम सब के लिए यह अनाउंसमेंट हुई, जो लोग भी बिना आईसीयू पास के यहाँ मौजूद थे वे नीचे चले जाएं, क्योंकि मिलने का समय पूरा हो चुका था। हर शाम 5:30 से 6 बजे के बीच मरीज के परिवार के 1 या 2 लोगों को मिलने की इजाज़त थी। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर यह अनाउंसमेंट कहाँ से आ रही थी। मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिसके ऊपर आईसीयू खुदा हुआ था। इसका मतलब ध्यान आते ही मैं कांप उठा। मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। अपने जीवन में मैं पहली बार आईसीयू के गेट पर खड़ा था, उसके दूसरी तरफ के आदमी के बारे में सोचते हुए कि वह मेरी और मेरी ज़िंदगी के लिए क्या मायने रखता था। हे भगवान, मैंने उन अक्षरों की ओर देखते हुए कहा। मैंने उस दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। दाईं ओर का रास्ता उसके बेड की तरफ जाता था। बेड नंबर 3। मेरे पीछे खड़े एक आदमी ने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। यह सुशांत है, दीपू ने हमें मिलवाते हुए कहा। अरे हाँ, खुशी आपके बारे में बातें किया करती थी। खुशी और सुशांत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। इसी बीच फ्लोर खाली करने के लिए दूसरी बार अनाउंसमेंट हुई। यह तय हुआ कि उस शाम सुशांत अस्पताल में रुकेगा और हम सब घर जाएंगे। रात में से कोई एक आ जाएगा और सुशांत की जगह लेगा। 6:15 में हम घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर घुसने वाला मैं पहला आदमी था। अपने कंधे पर एयरबैग उठाए हुए ड्राइंग रूम में घूमते हुए मैंने खुशी की माँ की तरफ देखा। वह बहुत उदास लग रही थी। एक माँ जिसकी बेटी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। अपना बैग ज़मीन पर रखते हुए मैं उनके पाँव छूने बढ़ा और उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह गले से लगा लिया। मैं उनको कानों में फुसफुसा रहा था, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब तुम आ गए हो तो वह अच्छी हो जाएगी। उन्होंने प्यार से मेरी पीठ को थपथपाते हुए कहा। इस बीच मैंने मिर्शादी और अमीदी को देखा। मैं उनसे मिला, अपने सफ़र के बारे में उनके सवाल का जवाब दिया। हम ड्राइंग रूम में सोफ़े और कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से उसके डैड आए। मैं उनके पाँव छूने के लिए उठा और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि सफ़र अच्छा रहा या नहीं। फिर हम सब बैठकर यह बात करने लगे कि पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ। वह उस दशा के बारे में बताने लगे जिसमें एक्सीडेंट हुआ होगा। हमारी बातचीत के बीच लंबी चुप्पी और गहरी सांसों का वक्त आ जाता था, जिसे हम अपनी उम्मीदों से तोड़ने की कोशिश करते। मैंने फिर देखा कि नीरू किचन से एक ट्रे में चाय और पानी लेकर आ रही थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी को देखो, जिसने उसकी मीठी मुस्कान की जगह ले ली थी। मैंने मन में सोचा, वह आई और उसने हम सब के सामने टेबल पर कप रख दिए। वह मुझसे बिना बात किए जाने ही वाली थी कि मैंने कहा, हाय नीरू। हेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, उसने टेबल से गिलास उठाते हुए कहा और चुपचाप किचन में लौटने लगी। वह बुरी तरह उदास है, मम्मा ने मुझसे कहा। मैं समझ सकता हूँ। हम कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। मैंने फिर देखा कि छोटा दान अपने कमरे में खिलौने से खेल रहा था। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया और मेरे पास आते हुए बोला, तुम फिर आ गए? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ डियर। मैंने उसे बाहों में भरते हुए जवाब दिया। तुम मेरे लिए क्या लाए? मैं इस सवाल की उम्मीद कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, लेकिन वह तुमको तब मिलेगी जब तुम मुझे 10 किस दोगे। मैं उसके प्यारे गाल को दबाते हुए बोल रहा था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मुझे किस करने लगा और गिनने लगा। जिसके बाद मैंने उसे चॉकलेट दे दिए। वह इतना खुश हुआ कि दौड़कर अपनी माँ को दिखाने के लिए गया। दान के लिए चॉकलेट लाना कभी मत भूलना, खुशी ने मुझसे कहा था। वह मुझे इस तरह की छोटी छोटी बातें याद दिलाती रहती थी, जिनका उसके जीवन में बहुत अधिक महत्व था। 9 बजे हमने डिनर किया और उसके बाद हम चर्चा करने लगे कि वे 2 लोग कौन होंगे जो रात में अस्पताल में रहेंगे। परिवार का हर मर्द वहाँ रहना चाहता था और मैंने भी अपने आप को उस परिवार के सदस्य के रूप में ही गिना। तुम सफ़र में थक गए होंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं घर में आराम करो, डैड ने मुझसे कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा सफ़र बमुश्किल 3 घंटे का था।
मैं बुरी तरह से चाहता था कि अस्पताल जाऊं। मैं उसके उतने करीब होना चाहता था जितना संभव हो सके, लेकिन कुछ देर बाद डैड ने फैसला सुनाया कि दीपू और जीजू अस्पताल जाएंगे और उस रात मुझे घर में ही रहना चाहिए। पुष्कर को किसी काम से अपने ऑफिस जाना था। मैं उदास हो गया। मैं बुरी तरह से जानता था कि उसे देख लूं, लेकिन मुझे एक और रात जागकर उसे बिना देखे गुजारनी थी। 11 साढ़े 11 बजे मैं बिस्तर में था, खुशी के कमरे में अकेला। मैं इधर उधर कमरे की चीज़ों को देख रहा था और यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह उनके बारे में बातचीत में क्या कहा करती थी। मेरी दाईं तरफ कंप्यूटर था, उसकी अलमारी बाईं ओर थी और इस कमरे में लगा स्टोर रूम किताबों से भरा हुआ था। उस रात अस्पताल में न जा पाने की उदासी इस ख्याल से कुछ कम हुई कि मैं उस रात उसके कमरे में बिताने वाला था, उसी बिस्तर पर जिस पर वह सोया करती थी। इन्हीं ख्यालों के बीच मुझे याद नहीं कब नींद आ गई। मैं कुछ घंटों तक सोया होऊंगा। जब मैं जागा तो कमरे के साथ लगे बाथरूम से आवाज़ें आ रही थी। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और मैं ऊपर से नीचे कंबल से ढका हुआ था। मैंने सेल फोन में टाइम देखा, सुबह के 5 बजे थे। तभी किसी ने बाथरूम की बत्ती जलाई। मैं यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की थी। जल्दी ही मैं समझ गया कि नल का पानी बाथरूम के बड़े खाली टब में गिर रहा था। वह मुझे इसके बारे में बताया करती थी। मैंने कुछ उत्तेजना के साथ सोचा, खुशी मुझे गुड मॉर्निंग वाले कॉल के दौरान इस चिढ़ाने वाली चीज़ के बारे में बताया करती थी। पूरी तरह से जगाने के बाद मैं उसकी बताई इस बात को याद करके मुस्कुराने लगा। इस पल के बारे में उसने इतनी अच्छी तरह से बताया था, जो उस आदमी के लिए कितना दर्दनाक होता था जो सोना चाहता हो। और जिस तरह से उसने बताया था कि उसकी माँ बाथरूम से निकली और कमरे से जाने से पहले उन्होंने हरे नाइट लैंप को जला दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई चैम्पियनशिप जीत ली हो, पहले से ही यह जानकर कि क्या होने वाला था। मैं अपनी एक खुशी को कितनी अच्छी तरह से जानता था। मैंने सोचा हम एक दूसरे के लिए बने थे। मैंने कंबल से अपना चेहरा ढक लिया, उस हरी बत्ती और टब में गिरते पानी की आवाज़ से बचने के लिए। हे भगवान, वह हर सुबह कैसे इसे झेलती है, मैंने सोचा और सोने चला गया। अगली सुबह मैं करीब 8 बजे उठा और पाया कि दूसरे कमरे से मम्मा हर 10 मिनट में अपनी बेटियों को जगाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा जी, उन्होंने जवाब में कहा। इनको देखो, ये सब कितनी आलसी हैं। उन्होंने उनकी तरफ दिखाया, कुछ हताशा और मुस्कुराहट के साथ। मैंने उस तरफ देखा जिधर वह इशारा कर रही थी और देखा मिदी और मीशा दी नींद में एक दूसरे के कंबल के लिए लड़ रही थी। मुझे उस बेचारे कंबल के लिए बुरा लगा, जिसे कभी इधर तो कभी उधर खींचा जा रहा था। सिर और पाँव कंबल से अजीब एंगल से बाहर आ रहे थे, जो उनके सोने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जिनका जवाब देना मुश्किल था। कम से कम मेरे लिए कंबल के लिए चल रही इस लड़ाई के बीच नीरू बड़े आराम से सो रही थी। उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उसकी माँ द्वारा बार बार उठाना भी नहीं। उन सबको एक मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बाथरूम में जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि नीरू के लंबे बालों के बीच से एक छोटा सा हाथ निकल रहा था। है कौन है, मैंने थोड़ी मीठी आवाज़ में कहा, छोटे दान को चारों मौसियों के बीच से कंबल से निकालने की कोशिश करते हुए। इस नींद में इतना प्यारा लग रहा था कि मैं अपने आप को उसे मॉर्निंग किस देने से रोक नहीं पाया। उन चारों को बेड पर सोया देखना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उनको देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और वह आपस में किस कदर घुला मिला परिवार था। टचवुड, मैंने दिल ही दिल में कहा। मैं उस घर में सुबह अपने आप को पाकर बहुत खुश था और जब खुशी आ जाएगी तो यह और भी अच्छा लगने लगेगा। मैंने यह मनाया कि जल्दी ही मैं सभी बहनों को इसी तरह अजीबोगरीब अंदाज में एक साथ सोते हुए देख सकूं। 9:20 तक मैं सुबह की प्रार्थना के लिए तैयार हो गया। कमरे से बाहर आते हुए मैंने नीरू और अम्मी दी को किचन में देखा। मैं सुबह की बात को लेकर कोई मजाक करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि सबके दिमाग में खुशी की हालत की चिंता चल रही थी और मेरे भी, और उसके कारण घर में शांत माहौल बना हुआ था। और इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर डैड का सीरियस मूड में बैठना भी एक वजह हो सकती है। मैंने अस्पताल जाने में देर कर रही दी है, अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार क्यों नहीं हुआ? डैड ने किचन के दरवाजे की ओर देखते हुए घर की महिलाओं से पूछा। हमें अस्पताल पहुंचकर दीपू और जीजू को वापस भेजना था, जो रात से वहीं थे। किसी और ने तो नहीं, मम्मा ने जवाब देने का साहस करते हुए कहा। बस हो ही गया समझिए। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट हाजिर हो गया। डैड ने मुझे आने के लिए कहा।
हमने 20 मिनट में ब्रेकफास्ट किया और 10 बजे हम अस्पताल के लिए चल पड़े। रास्ते में मुझे फिर वैसा ही महसूस होता रहा जैसा पिछले दिन महसूस हो रहा था। पहली बार मैं आईसीयू में जाकर उसे देखने वाला था। जल्दी ही हम लोग अस्पताल में थे। आईसीयू फ्लोर पर मैंने दीपू को देखा, जो हॉल के कोने में रखी एक कुर्सी पर आधी नींद में बैठा हुआ था। डैड और मैं सीधा उसके पास गए। हाय दीपू, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाय, उसने अपनी सीट से उठते हुए कहा। कि आज सुबह डॉक्टर ने उसे देखा था? डैड ने पूछा। हाँ, उन्होंने देखा था, बल्कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि और कहा कि दोपहर तक वे सीटी स्कैन करेंगे। वे दीदी के ब्रेन में जमे हुए खून की ताज़ा हालत के बारे में जानना चाहते हैं। इस बीच जीजू भी हमारी बातचीत में शामिल हो गए। वे अस्पताल कैंपस की दुकान से पानी की बोतल लेने गए हुए थे। उन्होंने भी दीपू से ताज़ा हाल पूछा। थोड़ी देर बाद डैड ने दोनों से घर जाने के लिए कहा ताकि वे ब्रेकफास्ट कर सकें और थोड़ा आराम भी। लेकिन जीजू ने कहा कि वे कुछ देर हमारे साथ रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर शायद खुशी को सीटी स्कैन के लिए अभी ले जाएंगे और वे भी उसे देख सकते थे, इसलिए वे रुक गए। जबकि दीपू अपनी कार से घर चला गया। दीपू आराम तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला था, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। हम तीनों अलग अलग जगह पर खाली पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं अपने आसपास के लोगों को देखने लगा। कुछ सोए हुए थे, कुछ अपनों से मोबाइल पर बातें कर रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने आंसू पोंछ रहे थे। उनकी आंखों में गहरे कहीं डर बैठा हुआ था जिससे वे लड़ रहे थे। हवा में वही गंध भरी थी जो देश के हर अस्पताल की खास पहचान होती है। हमारे सामने आईसीयू का गेट था जो मुझे बहुत डरा रहा था। इस फ्लोर पर दाईं और कुछ ऊंचाई पर एक टीवी रखा हुआ था। इंडिया और श्रीलंका की सीरीज़ का मैच चल रहा था। टीवी का वॉल्यूम लगभग 0 पर था। कुछ लड़के मैच देख रहे थे, जबकि एक औरत सास बहू सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहती थी, जिसे वह पिछली रात नहीं देख पाई थी। मेरी बगल में बैठे एक आदमी ने बताया कि यह औरत काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसके ससुर कुछ ही देर में आईसीयू से डिस्चार्ज होने वाले थे। जैसे ही उसने डॉक्टर से यह खबर सुनी, उसने जश्न मनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही पाया कि अपने प्रिय सीरियल को देखा जाए। मेरे आसपास इतना कुछ हो रहा था। हर 5 मिनट पर लिस्ट का दरवाज़ा खुल जाता था और कुछ लोग बाहर निकलते, कुछ अंदर जाते। नर्स और वार्ड मरीजों को ट्रॉली पर रखकर आईसीयू के दूसरे दरवाजे से अंदर ले जा रहे थे। बीच बीच में किसी एक्सीडेंट के लिए घोषणा होती कि वे अपने मरीज के डॉक्टर से मिल लें, और हर घोषणा के साथ वह व्यक्ति उम्मीद या डर से दौड़ता हुआ आईसीयू की ओर जाता जिसके लिए वह घोषणा की जाती थी। यह मेरे लिए एक अलग तरह का माहौल था, शायद उस फ्लोर पर मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए। आईसीयू के दूसरे दरवाजे से आते जाते डॉक्टर हमें भगवान की तरह लग रहे थे, और वहाँ खड़े गेटकीपर उनके दूत की तरह, और ठीक किसी मंदिर की तरह हमें अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार लेने पड़ते थे। कभी कभी वही दरवाज़ा दूसरी तरफ से खुलता और हम लोगों को बाहर निकलते हुए देखते। कुछ मुस्कुरा रहे होते, कुछ रो रहे होते। आखिरकार हमारे लिए भी अनाउंसमेंट हुई। बेड नंबर 3, खुशी के अटेंडेंट, कृपया अंदर आएं। यह मेरे दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। बावजूद इसके कि मेरे माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मैं अंदर से बहुत ठंड महसूस कर रहा था। मैं तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। मैं जानता था कि समय आ गया है जब मैं कुछ ऐसा देखने वाला था जो मुझे बेहद परेशान करने वाला था। मैंने डैड और जीजू की ओर देखा और हम तीनों दरवाजे की तरफ भागे। अब तक हम में से किसी ने उसको नहीं देखा था और मुझे पता नहीं कि उसका हाल क्या था, लेकिन मैं काँप रहा था। जब हम दरवाजे के पास पहुँचे तो मैंने जीजू का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, जो मुझे दिलासा दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हाँ, डैड ने गेटकीपर से कहा, नीचे सीटी स्कैन रूम के पास जाइए, नर्स उसे स्कैन के लिए ले गई है। गेटकीपर ने हमें बताया। हम लिफ्ट की ओर भागे। उसका गेट बंद होने ही वाला था कि हम किसी तरह अंदर घुस गए। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के गेट के बाहर मैंने गेटकीपर से सीटी स्कैन का कमरा पूछा। अगले सेल फोन से उलझे हुए उसने रास्ते की तरफ इशारा किया। हम लोग दौड़ रहे थे, अनेक कमरों से गुजरते हुए वहां पहुंचे जहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था सीटी स्कैन। उसके एंट्रेंस पर एक ग्रिल जैसा लगा था और उसके पीछे रिसेप्शन था। यस, रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने पूछा, क्या खुशी नाम की पेशेंट का सीटी शुरू हो गया? मैंने अपने जूते के फीते बांधते हुए उससे पूछा, जो दौड़ने में खुल गया था। वह रजिस्टर में चेक करने लगी। इस बीच मैं डैड और जीजू को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वे अभी भी कमरे से काफ़ी दूर थे।
आप उस हरे पर्दे के पीछे के स्ट्रेचर को देख रहे हैं, वह आपकी पेशेंट है और उसका सीटी स्कैन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उसने इशारे से बताया, आप कौन हैं? और उसने मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मेरे पैर स्ट्रेचर की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मैं ठंडा पड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास सब कुछ जम गया हो, जैसे समय थमता जा रहा हो। मेरे आसपास की आवाज़ें मेरे कानों में मध्यम पड़ने लगी। मैंने अपने आसपास के लोगों, उनकी हरकतों को तो देख रहा था, लेकिन मैं उनको सुन नहीं पा रहा था। मैं देख रहा था कि मेरे पीछे रिसेप्शन पर बैठी महिला अब भी मुझसे कई सवाल पूछ रही थी और मुझे अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। मैं उसे हरे पर्दे की तरफ बिना पलक झपकाए बढ़ा जा रहा था। गेट पर वार्ड बॉय ने मुझे रोकने की कोशिश की, शायद उसे रिसेप्शनिस्ट ने कहा हो। मुझे उसका चेहरा याद नहीं है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन कुछ था। उसने अगले ही पल मेरे सामने से अपना हाथ हटा लिया। शायद मेरे आंसू उसके हाथों पर गिरे हों और आखिरकार मैं उसके बगल में खड़ा था। उसे देखकर मेरा दिल अंदर से पिघलने लगा। मैंने अपने किसी दुःस्वप्न में उसे इस रूप में नहीं देखा था। मेरी जान, मेरी खुशी मेरे सामने थी और उसका शरीर बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका अधिकतर शरीर सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। उसके मासूम चेहरे पर घाव के बहुत सारे निशान थे। उसके नाक में सांस लेने के लिए मोटी नली लगी थी। उसके टूटे हुए जबड़ों को फिलहाल बैंडेज से जोड़ा गया था। उसकी मुलायम दाईं बाह पर इतने इंजेक्शन पड़े थे कि वह नीला पड़ चुका था। मैं देख सकता था कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की नलियाँ लगी थी। उसके बेड पर हर तरह के डॉक्टरी औजार पड़े थे और वेंटिलेटर से लगातार बीप की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उसके हाथ को देखा जो मेरी तरफ की चादर से बाहर निकला हुआ था। मैंने बहुत आहिस्ते से उसकी छोटी छोटी उंगलियों को छुआ। बदले में मैंने महसूस किया कि उसकी खूबसूरत उंगलियां मेरी हथेलियों से खेलने लगी, जिसे देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लगा, यह देखकर कि मेरी सबसे प्यारी अकेले ही सारा दर्द झेल रही थी। मैंने अपने कंधे पर फिर से एक हाथ महसूस किया। अपनी चेतना में लौटते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा जीजू मेरे पीछे खड़े होकर उसको देख रहे थे। डैड उसे दूसरी ओर से देख रहे थे, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए। सचमुच एक पिता के लिए यह देखना मुश्किल होता है कि उसकी बेटी वेंटिलेटर की मदद से सांस लेती दिखाई दे, और वहाँ मैं था, अब भी उसका हाथ थामे हुए। हम तीनों अपनी प्यारी खुशी की बगल में खड़े थे, दिल और आत्मा से दुआ करते हुए। हमें इसे स्कैन के लिए ले जाना है। एक औरत की आवाज़ की चुप्पी को तोड़ा। वह वहाँ की इंचार्ज नर्स थी और सीटी मशीन को तैयार कर रही थी। उसे वार्ड बॉय को मदद के लिए बुला लिया और स्ट्रेचर को स्कैनर की तरफ ले गई। वह एक विशाल सफ़ेद पहिए जैसा था जो इससे पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। इसे स्कैनर पर रखने में मदद कीजिए, नर्स ने वेंटिलेटर ट्यूब को समेटते हुए कहा। हम सब ने उसे स्ट्रेचर से उठाकर वहां रखने में मदद की। मैं बाईं तरफ नर्स के साथ खड़ा था और जीजू दूसरी तरफ थे। वार्ड बॉय भी उसे उठाने में मदद करने के लिए आकर पीछे खड़ा हो गया। हम सब अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि हम उसके बुरी तरह से घायल शरीर को किस तरह से सारी मशीनों और उसके शरीर से लगी नलियों के साथ शिफ्ट कर पाएंगे। अब नर्स ने हम सबको उठाने का आदेश दिया। उसी समय सभी हाथ हरकत में आ गए। हालांकि डैड, जीजू और मैंने उसके स्कैनर पर उठाकर रखने में पूरा ध्यान रखा, लेकिन नर्स उतना ध्यान नहीं रख रही थी। उसने उसके गले को बिना सहारा दिए स्ट्रेचर से उठा लिया और उससे भी बढ़कर उसने जिस तरह से उसके हाथ को पकड़ रखा था वह तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। पानी चढ़ाने वाली नली बाहर आ गई है, वार्ड बॉय ने कहा। मैंने कूद कर उस नली को पकड़ा और जल्दी से नर्स को दे दिया, जिससे वह जल्दी से उसे लगा दे, लेकिन नर्स कुछ सुस्त लग रही थी। पहले इसे लगा दीजिए, मैंने उससे कहा। चिंता मत कीजिए, हर दिन हम मरीजों को संभालते हैं, फिक्र मत कीजिए, उसने कुछ रुखाई से कहा। इसलिए आप इतनी बेदर्द हो गई हैं, मैंने खामोशी से कहा। खुशी के हाथों में कुछ हरकत होने लगी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। हो सकता है दर्द की वजह से थोड़ी देर में वह करीब करीब कांपने लगी, अपने हाथों में चुभी सुइयों से छुटकारा पाने के लिए। उसे देखकर मैंने नर्स से कुछ कहने के लिए कहा। वह आधे होश में है, जिसमें हर कोई यही करता है, कुछ भी नया नहीं है।
उसने मेरी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया, हो सकता है उसके लिए नया रहा हो, मगर मेरे लिए तो यह ज़रूर नया था। मैं अपनी होने वाली पत्नी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। मैं नर्स के व्यवहार से परेशान हो रहा था, लेकिन मैं यह जानता था कि हम ऐसा कुछ करने की हालत में नहीं थे जिससे हमारी मुश्किल और बढ़ जाए। मैं खुशी के बगल में खड़ा रहा, उसके हाथों को अपने हाथों में थामे ताकि वह कोई नली या सांस की नली न निकाल सके। आपको छोड़कर सब इस कमरे में से चले जाइए, नर्स ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों? मैंने बड़ी शालीनता से पूछा। अब हम स्कैन शुरू करते हैं और हम ऐसे में अटेंडेंट को तभी रहने देते हैं अगर हमें उनकी ज़रूरत होती है। मैं चाहती हूँ कि जब तक यह स्कैन चलता रहे आप उसके हाथ को पकड़े रहिए, हो सकता है वह पानी की नली निकाल दे, उसने समझाया। डैड, जीजू और वार्ड बॉय कमरे से बाहर चले गए। नर्स ने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया और मुझे बिना बाहों का एक जैकेट पहनने के लिए दिया, जो मुझे लगता है इसलिए था जिससे मैं उस मशीन से निकलने वाली किरणों से बचा रहूं। मैं वापस कमरे में खड़ा था, अपनी महबूबा का हाथ थामे उसके चेहरे की ओर देखते हुए। मेरा दिल भगवान से मिन्नतें कर रहा था, चाहे कुछ भी, लेकिन इसे नहीं हो। धीरे धीरे मुझे यह ताकत महसूस हो रही थी जिसकी बदौलत वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए यह मुश्किल होता जा रहा था कि मैं बिना उसे तकलीफ पहुंचाए उसके हाथों को मजबूती से थामे रख सकूं। हमारे आसपास कोई नहीं था। मैंने अपने आप को सख्त किया ताकि मैं उसे मजबूती के साथ पकड़े रख सकूं और मैं उससे बातें करने लगा। हाय डियर, मुझे माफ़ करना अगर मैं तुमको तकलीफ़ पहुंचा रहा हूं, लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चीज़ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा सोना यह तुम्हारे लिए खड़ा है। उसका हाथ अपने हाथों में थामे मैं उसके कानों में कहने के लिए फुसफुसाया, लड़ो, हमारे लिए लड़ो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको सबसे अच्छे अस्पतालों में दिखाऊंगा, सबसे अच्छे डॉक्टरों से सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छी देखभाल। अगले कुछ मिनट तक मैं उसका चेहरा देखता रहा। इसी बीच कंट्रोल रूम से नर्स ने आकर कहा कि स्कैन पूरा हो गया है। मैं समझ गया क्योंकि मशीन की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि डैड और जीजू बाहर खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। हमने वार्ड बॉय की मदद से उसे वापस स्ट्रेचर पर लिटाया। इस बार मैंने ध्यान से उसको चढ़ाया ताकि एक पानी की बोतल, पेशाब के पाउच और वेंटिलेटर को लेकर आराम से चला जाए। मैं नहीं चाहता था कि इस बार कोई भी किसी तरह की गलती करे। उसे स्ट्रेचर पर वापस रखकर वार्ड बॉय उसके स्ट्रेचर को पहिए के सहारे स्कैन रूम से बाहर लेकर चलने लगा। हम लोग भी उसके साथ चलने लगे। सामने दरवाजे के पास मैंने रिसेप्शन पर बैठी उस महिला को दोबारा देखा। वह मुझे देख रही थी। आई एम सॉरी, मैंने कहा और वहाँ से गुजर गया। आईसीयू की ओर वापस लौटते हुए नर्स ने दूसरा रास्ता लिया, वहाँ तक जाने वाली एक लिफ्ट का। वहाँ हमारे जाने की मनाही थी। हम वहीं खड़े रहे, उनको देखते रहे उसे ले जाते हुए। मैंने अपने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की कि उसका ध्यान रखे और उसे जल्दी ठीक कर दे। हम फिर आईसीयू के अटेंडेंट वाले कमरे में आ गए। उन्हीं कुर्सियों पर, उन्हीं लोगों के बीच उसी तरह के अनाउंसमेंट सुनते हुए कुछ देर बाद जीजू वहाँ से चले गए क्योंकि डैड ने जोर देकर कहा कि उनको घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। डैड और मैंने सारा समय वहीं अटेंडेंट हॉल में कुर्सियों पर बैठे हुए बिता दिया। मैंने पिछले कुछ घंटों में जो कुछ देखा था वह मेरे दिमाग में कौंध रहा था। उसका चेहरा, उसका हाथ और मैंने उससे जो कुछ भी अपनी तरफ से बातचीत करते हुए कहा था। क्या उसने मेरी आवाज़ पहचान ली? क्या उसने मुझे खुद से बातें करते हुए सुना? क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी? इस तरह के कुछ सवाल मैं खुद से बार बार कर रहा था। घंटों में एक तरफ से इस तरफ के सवालों, बुरे भरे ख्यालों को उलझा हुआ तो दूसरी तरफ उम्मीदों से भरा हुआ भी था। दोपहर के 3 बज चुके थे जब पुष्कर लंच बॉक्स लेकर अस्पताल आया। मैं जब बाथरूम से बाहर आ रहा था तो उससे मुलाकात हुई तो मैंने सीटी स्कैन के बारे में बताया। तो क्या डॉक्टर ने रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया? उसने कहा, अभी नहीं, शायद शाम को बताएं। मैंने कहा, मुझे लगा था, खैर कोई बात नहीं।
मैं तुम्हारे और डैड के लिए लंच लाया हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम डैड को घर वापस भेज दें ताकि वे वहाँ आराम से लंच लेकर कुछ देर आराम कर सकें। वे थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा। हम फिर अटेंडेंट हॉल की तरफ बढ़ गए। डैड के नहीं चाहने के बावजूद हम उन्हें घर वापस भेजने में सफल रहे। उसके बाद मैंने खाना खाया। अगले कुछ घंटों तक मैं और पुष्कर बातें करते रहे। मैं अपने अपने ऑफिस के बारे में, घर और दोस्तों के बारे में और अपनी खुशी के बारे में। शाम के करीब 5 बजे थे जब मैंने लिफ्ट से दीपू को बाहर आते हुए देखा। मिलने का समय हो गया था और मैं समझ गया था कि वह अपनी बहन को देखने आया था। वह हमारे पीछे बैठ गया। अपने कार के बारे में बताने लगा कि उसमें कोई ख़राबी आ गई थी और उसे सर्विसिंग की ज़रूरत थी। डैड ने उसे पहले ही सुबह की सिटी स्कैन के बारे में बता दिया था। जब मिलने का हमारा नंबर आया तो मैंने उससे ही कहा कि वह आईसीयू में जाए। बाहर हॉल में मैं और पुष्कर सिटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर परेशान थे। हमारी आंखें आईसीयू के गेट पर लगी हुई थी। हम इंतज़ार में थे कि दीपू कुछ अच्छी खबर लेकर आए। करीब 15 मिनट के बाद हमने देखा कि वह बाहर आ रहा था। हम अपनी कुर्सियों से उठकर उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर का कहना है कि दीदी के ब्रेन में खून के थक्के अभी भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी हालत अभी बुरी नहीं हुई है। उसने हमारे पूछने से पहले ही बता दिया। और कुछ? मैंने जानने के ख्याल से पूछा। कुछ खास नहीं। वह बेहोशी की हालत में है और अपने हाथ पैर हिला रही है। हम कुछ देर वहीं आईसीयू के गेट के पास ही खड़े रहे, फिर अपने अपनी सीटों पर लौट आए जहां हम करीब घंटा भर और बैठे। इस बीच डैड ने दीपू के मोबाइल पर फ़ोन किया। वे चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं। वैसे तो मैं वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार होने वाली अनाउंसमेंट के कारण मुझे जाना ही पड़ा। अनाउंसमेंट के मुताबिक बस वही अटेंडेंट वहां रह सकते थे जिनके पास आईसीयू पास थे और इसकी जांच शुरू होने ही वाली थी। हम लोगों के पास बस 2 थे और किसी को वहाँ से जाना था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं पुष्कर या दीपू से जाने के लिए कहूँ, इसलिए मैं ही जाने के लिए तैयार हो गया। मैं तुमको घर छोड़ दूंगा, दीपू ने कहा। ओके, मैंने उसे और पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। घर जाकर चाय पियो और थोड़ा आराम कर लो। तुम यहाँ सुबह से ही हो, पुष्कर ने मेरे एक कंधे थपथपाते हुए कहा। बिल्कुल, बाद में मिलते हैं, सी यू। लिफ्ट में वापस जाते हुए मैं अपने आप से पूछ रहा था और भगवान से, अगर वह मुझे जवाब दे सके इस बात का, वह सब मेरी आंखें खोलने वाली थी मुझसे बातें करने के लिए ही। मैं डॉक्टर को यह कहते हुए कब सुनूंगा कि वह खतरे से बाहर है, हमारे लिए कब हालत फिर से अच्छे हो जाएंगे। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वे मेरी बातों को सुने और मेरे सवालों का जवाब दे। ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद हम अस्पताल से बाहर आ गए। बाहर ठंड थी। दीपू मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भगवान के साथ अपनी एक तरफा बातचीत में लगा रहा, नीचे सड़क को देखता हुआ अपने ख्यालों में खोया। मैं दीपू के पीछे पीछे अस्पताल से बाहर निकल आया। वह हमारी गाड़ी है वहाँ, दीपू ने दिखाया। बिना कुछ जवाब दिए मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और गाड़ी में बैठ गया। मेरी चुप्पी किसी तरह से न टूटने वाली थी, लेकिन गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे अच्छा लगा और मैंने अपनी चुप्पी भी तोड़ ली। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, पॉज किया हुआ गाना दोबारा चालू हो गया। आई एम गोना वेक अप, इट्स नाइट, माई टाइम टू गो, आई गेस आई विल डाई अनदर डे। मैंने उसके लफ्ज़ों को साफ साफ सुना जो उस रात कार के म्यूज़िक सिस्टम से आ रही थी। सीट पर आराम से बैठते हुए मैं यही सोच रहा था कि भगवान हमारी बातचीत को 2 तरफा बना रहा था, या खुशी मुझे यह बात कहना चाह रही थी जो वह मुझसे कहना चाहती थी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, पता नहीं वह क्या था, लेकिन उस गीत के बोल शब्दों से कुछ अधिक ही कह रहे थे। या शायद यह इंसान का स्वभाव होता है कि वह वही सुनता है जिससे उसे सबसे अधिक चैन मिले। आमीन। मैंने अपने दिल में दुआ की। पहले से कुछ बेहतर लगा। मैं फिर दीपू से बातें करने लगा। हम घर पहुँचे और दीपू निकलने ही वाला था कि डैड ने कहा पहले डिनर कर लें ताकि उसे वापस नहीं आना पड़े। ड्राइंग रूम में मैंने देखा कि जीजू और दान खेल रहे थे। मुझे देखकर नीरू ने मेरे और जीजू के लिए चाय बना दी। अगले आधे घंटे तक सारा परिवार उसी कमरे में आ जुटा। उस रात हमने डिनर करीब 9 बजे किया। उसके बाद दीपू अस्पताल के लिए निकल पड़ा। मैं उसके साथ अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि उस रात उसके साथ अस्पताल में सुशांत रहने वाला था। उससे भी बढ़कर मैंने सुना था कि घर में कोई कह रहा था कि सुशांत कल चंडीगढ़ के लिए निकल रहा था और 2-3 दिन
में लौटने वाला था। मैंने सोचा कि उन रातों में उसकी जगह मैं चला जाऊंगा। पुष्कर को उस रात ऑफिस के लिए निकलना था, किसी ज़रूरी फ़ोन के लिए। मैंने वह रात भी उसी की कमरे में गुजारी। उसी के बिस्तर पर अपनी आंखों को बंद करने से पहले मैंने उसके साथ अपने अच्छे दिनों को याद किया और भगवान से दुआ की कि वे उसे ठीक कर दें। तो इस तरह एक और दिन दुआओं, उम्मीद और चिंता में निकल गया। अगला दिन भी बहुत कुछ पिछले दिन की तरह ही था। डैड, जीजू और मैं अस्पताल 10:30 में पहुंच गए। दीपू ने हमें बताया था कि डॉक्टर उसी दिन उसके जबड़े और जांघ का ऑपरेशन करने वाले थे। उनके अनुसार वह कुछ बेहतर हालत में थी। हालांकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का फैसला किया। हमसे कहा गया कि हमें 4 खून देने वालों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन में करीब 4 यूनिट खून लगने वाला था। मैं पहले खून के बदले खून देने के इस नियम के बारे में नहीं जानता था। डैड ने मुझे बताया कि जब भी किसी पेशेंट के लिए खून लिया जाता है, उस पेशेंट के अटेंडेंट को सामान्य रूप से 24 घंटे के अंदर उतना ही खून जमा करना पड़ता है। यह किसी ब्लड बैंक से ब्लड लेने जैसा नहीं था। हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो अस्पताल के खून बैंक में खून जमा करवा सके। तो हमें ऐसे 4 डोनर्स को ढूंढना पड़ेगा जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो और जो अगले 24 घंटों में खून देने के लिए तैयार हो। मैंने डैड से पूछा। मैं इस बात को जानता था कि उसके परिवार में सिर्फ डैड का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और बाकी सब ओ पॉजिटिव थे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। बदले में किसी भी ब्लड ग्रुप का आदमी खून दे सकता था। शर्त सिर्फ यह थी कि उतने ही यूनिट खून देने की थी और हमने पहले से डोनर्स का इंतज़ाम कर लिया है। दीपू ने साफ कर दिया। वे कौन हैं? मैंने पूछा। सुशांत के 2 दोस्त, खुशी की कंपनी का एडमिन और मैं भी खून दे सकता हूँ। हम सुशांत के किसी दोस्त से रुकने के लिए कह सकते हैं। मैंने कहा, सब कोई यहाँ आ चुके हैं और हमें अपने परिवार के लोगों को खून देने से रोकना है। कुछ और बुरा हो सकता है और अगर उस समय हम समय से किसी खून देने वाले को नहीं खोज पाए, याद रखो, अगर तुमने अभी खून दे दिया तो अगले 3 महीने तक तुम खून नहीं दे पाओगे। उनकी बातों में दम था। मैंने यही दुआ की कि वैसे बुरे हालात नहीं आए। मैं सुशांत के दोस्त के साथ ब्लड बैंक जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। खून देने से पहले कुछ खाने की ज़रूरत है, उसने कहा और निकल गया। तब मेरा सेल फ़ोन बजा। मैंने पॉकेट से सेल निकालते हुए घड़ी देखी। 11 बज रहे थे और मैं जानता था कि यह मॉम का कॉल था। वह मुझे रोज़ 2 बार फ़ोन करके पता करती थी कि डॉक्टरों ने क्या कहा। सत श्री अकाल मम्मा, मैंने कहा उस भीड़ भरे हॉल से बाहर की ओर जाते हुए। सत श्री अकाल बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपकी पीठ का दर्द कैसा है? आराम मिला? पहले की ही तरह है, कभी कभी परेशान कर देता है, लेकिन मैं ठीक हूँ। खुशी की हालत की कोई नई खबर? मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने आज उसका ऑपरेशन करने का फ़ैसला लिया है और उसके बदले खून देने की बात के बारे में बताया। उन्होंने ऑपरेशन को लेकर चिंता जताई और मैंने उनको दिलासा दिया। कहा कि वह इसलिए क्योंकि आज खुशी बेहतर है और डॉक्टर यह फैसला ले सकते थे। हमेशा की तरह उन्होंने खुशी के परिवार, बाकी घर परिवार के बारे में पूछा। फ़ोन रखने से पहले हमेशा की तरह ये कहते हुए उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि भगवान बहुत बड़ा है और वह हम लोगों का ध्यान रखेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वह ठीक हो जाएगी। आप अपना ध्यान रखिए और मैं आपको शाम में फिर फ़ोन करूँगा। कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया और बाहर हॉल में डैड और जीजू को खोजने आ गया। वे 1:30 बजे अस्पताल में ऑपरेशन के लिए ले जाने वाले थे। डैड ने मुझे बताया, हमें ऑपरेशन के लिए ब्लड डोनर्स के इंतज़ाम के अलावा और भी कुछ करना है। मैंने पूछा था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक के इंतज़ाम के अलावा और भी कुछ करना है? मैंने पूछा। उस दोपहर ऑपरेशन समय पर शुरू हुआ। मुझे बताया गया कि इसमें कम से कम 3 घंटे लगने वाले थे। हम सब फर्स्ट फ्लोर पर एक अलग हॉल में बैठे थे, एक दरवाजे के सामने जिसके बाहर ओटी लिखा था और बाहर एक लाल बत्ती लगी थी जो जल रही थी। वही चिंता और ठंड मेरे अंदर फिर से लौट आई थी और मुझे लगता है सबका यही हाल था। हम गुपचुप बातें कर रहे थे, भय और उम्मीद के बीच जलते हुए। समय जैसे थम सा गया था। मिनट घंटों की तरह गुजर रहे थे और घंटे दिन की तरह, और सबके साथ हमारे अंदर डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। कभी जीत होती थी, कभी हार। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ट्रैफिक को देख रहा था और मौसम को, जो बहुत तेज़ी से बदल रहा था। अचानक अंधेरा छा गया। फरीदाबाद के आसमान पर काले काले बादल छा गए।
तेज़ बारिश होने वाली थी। मैं अभी खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। हैप्पी का था। मैंने फ़ोन उठाया। हाँ हैप्पी वीर, मेरा भाई कैसा है और मेरी भाभी के अब क्या हाल है? वे उसके टूटे जबड़ों और जांघ का ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी उसमें 2 घंटे और लगेंगे, लेकिन जब मैंने पहली बार फ़ोन किया था तो तुमने बताया था कि डॉक्टर उसका जल्दी ऑपरेशन नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन आज सुबह उन्होंने बताया था कि उसकी हालत पहले से बेहतर है और उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मुझे उम्मीद है, मैं उसे ठीक देखना चाहता हूँ यार, मैंने दबी आवाज़ में कहा। अरे छोड़ो यार, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो, उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है, तभी तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। बस कुछ समय की बात है और हम तुम्हारी सगाई में भी भांगड़ा की धुन पर नाचेंगे, क्या कहते हो? उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, जिससे मैं कुछ बेहतर महसूस कर सकूं। हाँ, मैंने कहा, मुझे उसकी इतनी कमी महसूस हो रही है। हर ख्याल मुझे अंदर से हिला दे रहा है। तुम जानते हो मैं उसे कितनी बुरी तरह प्यार करता हूँ। मैं इस भीड़ में खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ डियर, लेकिन इसे चुनौती समझो, एक परीक्षा। मुझे पक्का लगता है कि तुम इससे हंसते हुए निकल जाओगे। सिर्फ उस अच्छे समय के बारे में सोचो जो इस मुश्किल दौर के बाद आने वाला है, जब वह अपनी आंखें खोलेगी और तुमसे बात करेगी। मैंने यही दुआ की कि उसने जो भी कहा उसका एक एक लफ्ज़ सच हो जाए, चाहे जो हो। मैं उसके कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। मैं खिड़की पर पानी की बौछारों को देख सकता था। अपनी नाक से कुछ इंच की दूरी पर कुछ ही देर में ज़ोर की बारिश होने लगी और मैं बस यही कह रहा था, मैं तुमको सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़ोर की बारिश हो रही है। और मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि लोग या तो अपनी गाड़ियों की तरफ भाग रहे थे या अस्पताल की तरफ। उस बारिश को देखकर मेरे अंदर जोर की ख्वाहिश हुई कि उसकी आवाज़ सुनूं। वह बारिश में बाहर की तरफ भागा। मैंने एक साइबर कैफ़े खोजा और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसके वॉइस मैसेज सुनने लगा जो उसने मुझे विदेश में भेजे थे। मैं बाहर से पूरी डॉक्टर उसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं करने वाले थे और अंदर से मैं पूरा भीग गया था। एक शाम सप्ताह की दूसरी शामों की तरह मैं अपने दोस्त के साथ ऑफिस के हेल्थ क्लब में स्नूकर खेल रहा था। खुशी मुझे मिस कॉल दे रही है, चाहती है मैं कॉल करूं। उसके फ़ोन में बैलेंस कम है, लेकिन मैं उसे वापस फ़ोन नहीं कर रहा हूं। मैं खेलने में लगा हूं। कुछ महीनों में इन्फोसिस में स्नूकर चैम्पियनशिप होने वाली है और मैं उसके लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा फ़ोन तीसरी बार बजता है। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। वह फिर फ़ोन करती है। मैं चिढ़कर फ़ोन उठा लेता हूँ। क्या तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं स्नूकर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुमको पता है मैं इस समय खेलने में बिजी रहता हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, 5 मिनट भी नहीं। खुशी प्लीज़ बाद में बात करें। वे मेरे शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके बाय। मैंने अपना फ़ोन वहाँ से बहुत दूर रख दिया और वापस खेलने लगा। 1 घंटे बाद मैच जीतने के बाद मैं अपना फ़ोन उठाने गया। उसमें उसका मैसेज था, तुम शायद टूर्नामेंट जीत कर खुश हो, लेकिन कोई उदास होगा। तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन शायद बात नहीं कर पाऊँ। कुछ भी नहीं बदला। 4 दिनों बाद भी हालत वैसे ही बने हुए थे। उसकी बेहोशी, डॉक्टरों की कुछ भी न कह पाने की असमर्थता, हमारा डर, हमारी दुआएं और हमारे आंसू। समय समय पर हम डॉक्टरों से पूछते कि उसके इलाज को लेकर किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत तो नहीं, अगर हम उसका इलाज कहीं और करा पाएँ, जब तक कि वह बहुत देर न हो जाए। लेकिन वे कुछ कह नहीं रहे थे। हर बीतते दिन के साथ मौत के साथ उसकी लड़ाई और मुश्किल होती जा रही थी। लगातार वेंटिलेटर पर रहने के कारण उसे निमोनिया हो गया था। उसके फेफड़ों में खून की कमी महसूस हो रही थी। उसकी इंटेस्टाइन में कहीं खून बह रहा था। उसे 10 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका था, लेकिन उसके गिरते ब्लड प्रेशर को कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर पा रही थी। बहुत बुरा कुछ होने की आशंका ने मुझे बदल दिया था। अचानक मैं हर तरह के अंधविश्वास में यकीन करने लगा था। अगर किसी ने मुझे कहा होता, सड़क से कुछ पत्थर उठाकर खा लो, इससे वह बच जाएगी, तो मैंने वह भी किया होता। मैं उसे ठीक करने के लिए इतना बेचैन हो गया था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी, बिना कुछ सोचे।
जो दिमागी बोझ मैं उठा रहा था, हम सब उठा रहे थे, वह बहुत अधिक था। किसी अच्छी खबर के इंतज़ार में हम सब थे जो हमें मिल नहीं रही थी, जबकि बुरी खबरें एक के बाद एक आ रही थी। मैं अपनी लाचारी और हताशा को इस कदर महसूस कर रहा था कि लग रहा था कि दिमाग फट जाएगा और सकारात्मक रहना और अपना आपा न खोए पाना मुश्किल होता जा रहा था। उस शाम देर से डॉक्टर ने हमें कहा कि उसके इलाज को लेकर किसी और से भी राय ली जा सकती है, जिसका मतलब था कि उनको लग रहा था कि कुछ भी खास नहीं किया जा सकता था। उसकी हालत बिगड़ रही थी। हम सब ने अपना मन बना लिया। अपोलो अस्पताल हमारी आखिरी उम्मीद थी। इतने सीरियस पेशेंट को वहाँ से ले जाना इलाज का सबसे मुश्किल हिस्सा होने वाला था। सब ने बहुत खतरा भी था। ऐसा सोचकर ही मुझे डर लग रहा था, ज़रा सी गलती भी भयानक कुछ हो सकता था, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन हम सब उस बड़े काम के लिए तैयार थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि महावीर जयंती का दिन था और मुझे दिल में यह लग रहा था कि हम सब शुभ दिन कुछ अच्छा करने वाले थे। हम उसे अस्पताल से बाहर लेकर जाने ही वाले थे कि डैड से कुछ करने के लिए कहा गया। हमें कुछ कागजात साइन करने के लिए दिए गए और अंतिम वाले में तो यह लिखा था, मरीज की हालत सीरियस है और उसको यहाँ से ले जाने का काम पूरी तरह से रोगी के परिवार की मर्जी से किया जा रहा है। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे रोगी की मौत हो जाए तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। उसके पापा ने कागजात पर साइन कर दिया और पूरा पेमेंट करके बाहर आ गए। अगले आधे घंटे में हम रोड पर थे। हर मिनट काफ़ी सावधानी की मांग कर रहा था। सारा समय मैं अपने मन में भगवान का नाम लेता रहा। मैं पहली ही बार किसी एम्बुलेंस में बैठा था। एम्बुलेंस में होना सड़क से एम्बुलेंस देखने से बहुत अलग होता है। मैं नहीं जानता था कि यह इतना डरावना होता था। सब कुछ ठीक था, फिर भी साथ चल रहे डॉक्टर से मैं बीच बीच में कुछ पूछ लेता था और हर बार उसका जवाब सकारात्मक होता था। बेचैनी के उन 45 मिनटों के बाद हम आखिरकार अपोलो पहुंच गए। वे उसे तुरंत आईसीयू लेकर गए और हमें कुछ और औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा गया। इसमें हमें करीब 1 घंटे लगा और उसके बाद हमें उसे एक बार देखने दिया गया। आईसीयू से निकलने वाला मैं आखिरी आदमी था। मैं वहाँ एक नए डॉक्टर के पास खड़ा था जो उस केस को देखने वाला था। वह वहाँ खड़े डॉक्टरों की टीम से सबसे सीनियर था, जो एमआरआई और एक्सरे देखने में लगे थे और मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन जब वह मेरे सामने आए, मेरे कुछ कहने का इंतज़ार करने लगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सका। क्या हुआ? उसने पूछा, मेरे कंधों पर अपने हाथ रखते हुए। हाँ, मैं बोलने की कोशिश करने में नीचे देखने लगा। बेटे क्या हुआ? उसने मेरी ठोड़ी उठाई। क्या आप उसे मेरे लिए बचा सकते हैं? मैं इतना ही कह पाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हम यहाँ यही करने की कोशिश करते हैं। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। किसी ने उसको आवाज़ दी और वे फिर से रिपोर्ट देखने में बिजी हो गए। मैं आईसीयू से बाहर आ गया। उस दिन का सबसे मुश्किल काम पूरा हो चुका था। वह पूरी सफलता के साथ नए अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी। हमारे दिलों में जीत का भाव था और एक नई तरह की उम्मीद। बाद में उस रात डैड ने मॉम से बात करते हुए कहा, अब वह अधिक सेफ हाथों में से है। एक्सीडेंट के बाद वह पहली रात थी जब मैं कुछ अच्छी तरह सोया, लेकिन आपने कहा था कि वह ठीक हो जाएगी। देखो जेंटलमैन, आपा मत खो। हम आपको चांद लाकर देने का वादा नहीं कर सकते। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली शाम मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। उनका कहना था कि उसकी हालत बिगड़ रही थी क्योंकि उसका प्लेटलेट काउंट गिर रहा था। अचानक सब कुछ उससे बहुत अलग लगने लगा, जैसा कि हमने प्लान किया था, जो हमने उम्मीद की थी और जो चाह रहे थे। बाद में आधी रात को अलार्म बेल बजा और डॉक्टर्स ने हमसे कहा उसके शरीर को खून की ज़रूरत है। खून? फिर से मैंने पूछा। इस दफ़ा हम उसके शरीर में प्लेटलेट्स डालना चाहते हैं। उनका लेवल उम्मीद से कहीं अधिक गिर चुका है। हम इसे ब्लड बैंक में से ले सकते हैं, ठीक? उसके डैड ने पूछा। ये सेल 4 से 6 घंटे से अधिक नहीं रहते, इसलिए उनको ब्लड बैंक में नहीं रखा जा सकता। हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसे प्लाज्मा सेल डोनेट कर सकें। तो क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? मैंने पूछा। बस वही आदमी कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मिल जाए, जिसका सेल मैच टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। हमारे पास कितना समय है? हमें जल्दी से जल्दी करना है, उन्होंने जवाब दिया और तुरंत अपने काम पर लौट गए।
हालात बहुत ख़राब थे। उसके डैड को छोड़कर उसके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं था और बुरी बात यह थी कि उम्र अधिक होने के कारण उनको खून देने की मनाही थी। उस मुश्किल भरी आधी रात में डैड, मैं और दीपू एक और चुनौती का सामना कर रहे थे। दीपू हर जानने वाले से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। हमने उसके ऑफिस के एचआर वालों को भी फ़ोन किया और शायद उसके साथ काम करने वालों का खून मैच हो जाए। मैंने पुष्कर को फ़ोन करके उस समय की उस ज़रूरत के बारे में बताया। आधे घंटे बाद कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला। उसके ऑफिस के में कोई था जिसका ब्लड ग्रुप उससे मिलता था। वो मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ नहीं छोड़ा हमारा। उसने देर रात एक पार्टी में शराब पी ली थी। उसके खून में अल्कोहल था और टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ गया। 1 घंटे बाद दीपू कुछ अच्छी खबर लाने में सफल रहा। कोई पड़ोसी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही वह आदमी आया, उसे शुरुआती टेस्ट के लिए लैब लेकर गया। कुछ ही देर में हमें पता चला कि उसका सब कुछ मैच कर गया था और वह प्लेटलेट्स डोनेट करने चला गया। वेटिंग रूम में हम राहत महसूस कर रहे थे कि हम उस समय की ज़रूरत को पूरी कर पाने में सफल रहे। खून देने के बाद मैं उस आदमी से बात कर रहा था जो हमारे लिए भगवान के भेजे हुए दूत से कम नहीं था। मैं आपको नहीं जानता और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैंने कहा। अगर मैं नहीं करता तो कोई और कर देता। उसने अस्पताल के लोगों द्वारा दिए फ्रूट जूस का घूंट भरते हुए कहा। हमने उसे छोड़ने के लिए एक टैक्सी का इंतज़ाम किया। यह एक अच्छी इंसान की फितरत है, मैं इसे जानता हूँ। फिक्र मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उसने कहा और मुझसे हाथ मिलाकर टैक्सी में बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि उस आदमी से क्या कहूँ जो मदद करने की थी उसने। उसका शब्दों से शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता था। सुबह के करीब 3 बजे दीपू का एक दूर का भाई अस्पताल पहुंचा। वह वहाँ रुकने की उसकी बारी थी और हम सब थोड़ा आराम करने घर चले गए। लेकिन कुछ अनहोनी की आशंका मेरे अंदर फिर कहीं गहरे उभर आई। अगले 10 घंटों में उसकी हालत में कुछ सुधार दिखा। उसके खून का प्लाज्मा काउंट पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर से यह कह दे कि उसकी हालत खतरे से बाहर हो गई है। कुछ अच्छा होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने हमें उम्मीद बधाई। उधर मेरे घर के लोग मुझे लेकर चिंतित थे। उनको छोड़े 1 सप्ताह होने जा रहा था। पहले मेरी मम्मा खुशी के लिए परेशान थी, अब मेरे लिए। वे इस बात को लेकर भी दुखी हो रही थी कि इस सब के बीच मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। वह जानती थी कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मम्मा इस समय मेरे साथ रहना चाहती थी। वह समझ गई थी कि मैं उनकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। वह भी मेरे साथ रहना चाहती थी। मेरे पिता ने बताया कि उनको पिछले 2 दिनों से अच्छा नहीं लग रहा था। वे खुशी को देखना चाहती थी, उस लड़की को जिससे वे महीनों से बात कर रही थी। जब मैंने उसको फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके पास आ जाऊँ तो फिर वे मेरे साथ फरीदाबाद आ सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। फिर भी मैं उनके साथ होना चाहता था। फिर कुछ मेरे ध्यान में आया, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था। उनके घर वाले लोग कॉन्सेंस बना देते थे। जब उसकी फैमिली में मेरे बारे में पूछा जाता था, जब उनसे पूछा जाता था तो यह आपके साथ रह रहा है। 1 हफ्ते से इस तरह के सवाल मुझे शंकालु बना देते थे। क्या मैं उनके जीवन में मुश्किल बढ़ा रहा था? लोग कभी कभी बकवास करते हैं, मैं जानता था। मुझे अपने आप को लेकर परवाह नहीं थी, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनके परिवार को लेकर लोग बातें करें। कुछ मुश्किल हो। अगले 24 घंटों में उसे कुछ और यूनिट ब्लड प्लेटलेट्स दिए गए। हमें उसके ऑफिस के हर आदमी का सहयोग मिला। उसके एचआर ने ईमेल से सबको डोनेशन के लिए लिखा। जल्दी ही सब कुछ बेहतर होने लगा। हमारे अंतहीन प्रयासों का परिणाम दिखने लगा। उसके खून में प्लेटलेट्स काउंट ठीक होने लगा। बाद में उस शाम खुशी के डैड ने कहा कि मेरी माँ ने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि परिवार में तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी मॉम बहुत परेशान थी, वह तुमसे मिलना चाहती है और वह भी यहाँ आना चाहती है। अगर तुम चाहो तो जाकर उनको ले आओ। मैं उनकी हालत समझता हूँ, लेकिन मैं इस हालत में खुशी को नहीं छोड़ना चाहता। हम सब यहाँ उसकी देखभाल के लिए हैं। दिमाग से काम लो और जज्बात पर काबू रखो। मैं फ़ैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं डॉक्टर से बात करूँगा, फिर अपना फ़ैसला लूँगा। मैं डॉक्टर के चैम्बर की तरफ गया। वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी जिसे मैंने कई बार खुशी को देखते हुए देखा था। वह उस टीम का हिस्सा थी जो उस केस को देख रहा था। मैम,
क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? हाँ। और इससे पहले कि मैं उसकी डेस्क तक पहुँचता, उसने पूछा, आप बेड नंबर 305 के पेशेंट के परिवार से हैं ना? जी मैम, बताइए किन्हीं कारणों से मेरा परिवार मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ देखना चाहता है। मेरी मॉम मुझसे मिलना चाहती है और मुझे उनको अपने साथ लेकर आना है। मैं ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपका सुझाव चाहता हूँ। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, आप समझ गई हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ समझ गई, उसने कहा और मुझसे कहा, आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? वह मेरी मंगेतर है। अच्छा, मुझे लगा था आप उसके परिवार से हो, लेकिन जब मैं उनके परिवार का ही हूँ, मैंने बहुत साफ साफ कहा। उसने मुझे कुछ देर तक और फिर मेरे हाथ को सगाई से ठीक 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ अंगूठी ही नहीं पहनाई। वैसे वह मेरी मंगेतर है। मैंने उसे साफ कर दिया क्योंकि उसने अंगुली की खोज की थी। उसने कुछ देर दूसरी तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद मेरी तरफ मुड़ी और बड़े अपनेपन से बोली, थैंक यू, सॉरी। मैं उसका आशय नहीं समझ पा रहा था। आपको पता है उसके चेहरे, उसका ब्रेन, उसके पूरे शरीर को इतना अधिक नुकसान हुआ है। हाँ मैं जानता हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते कि बाद के जीवन में भी वह उतनी ही खूबसूरत रह पाएगी जैसी वह थी। तुम इसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। तुम सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ खड़े हो। मैं उसके लिए थैंक यू कहा। अपने प्रोफेशन में मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें लड़की से उसके ससुराल वाले तुरंत नाता तोड़ देते हैं। एक औरत होने के नाते मैं समझती हूँ कि लड़की और उसके परिवार को तुम्हारे सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, और उससे भी बढ़कर मैं समझती हूँ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कांपती आवाज़ में मैंने कहा, क्या आप मेरे प्यार को बचा सकती हैं? तुम्हारे प्यार को बचाने में भगवान हमारी मदद करेगा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, मुझे दिलासा दिलाने की कोशिश करते हुए, मेरी उम्मीद को बढ़ाने के लिए। फिर मैंने उनसे वह पूछा जो मैं पूछने आया था। मैं उनको अपने घर की हालत बताई और पूछा कि क्या मुझे अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए खुशी को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता। सुनो, जब वह आँख खोलेगी तो उसको सबसे अधिक तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी, और भगवान की इच्छा हो सब कुछ अच्छा होगा। अभी 4-5 दिन और लगेंगे। 4-5 दिन? हाँ। तब तक वह नींद की गोलियों के सहारे रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जाओ और वह करो जो ज़रूरी है, जिससे तुम समय से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी माँ की हालत को समझ सकता हूँ, और मैं तुमको यही सलाह दूँगा कि जाके मम्मी से मिलो और फिर उनको यहाँ ले आओ। इस जवाब को सुनकर मैंने यह तय कर लिया कि मैं अपनी मम्मी पापा के पास जाऊँगा और वापस फरीदाबाद अगले हफ्ते तक आऊँगा। अगली सुबह मैंने खुशी को भुवनेश्वर के लिए जहाज़ में बैठने से पहले आखिरी बार देखा। वह शांत और बेहोश थी। मैं उसके चेहरे को कुछ देर तक देखता रहा। दिल ही दिल में मैंने उससे बातें की, मैं आ जाऊँगा और जब तक तुम आँख खोलोगी तो मुझे पाओगी। सी यू सून माई डियर। मैंने उसके हाथों को चूमा और प्लेन पकड़ने चल पड़ा। उधर मेरे अपने शहर में मेरे आ जाने से मॉम कुछ अच्छी हो गई। डैड भी मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे। हम सब अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तो भी साथ रहने से हमें अच्छा सोचने की मोहलत मिली। मैंने उनको अपने जीवन के हर घंटे से प्रार्थना करते हुए देखा, भगवान से यही दुआ करते हुए कि मेरे लिए, उनके लिए खुशी को बचा ले। मैं हर कुछ घंटे में फरीदाबाद फ़ोन करता। जब भी मैं फ़ोन करता, मैं कुछ अच्छा सुनने की आशा रखता। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था और वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। पिछले 2 हफ्तों में सबसे बेहतर, हालांकि उसको अब भी होश नहीं आया था। यह शुक्रवार की रात थी, मुझे याद है। मैंने भगवान का हर बात के लिए शुक्रिया अदा किया। हम सब ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस खबर से हमारे उदास चेहरों पर कुछ खुशी आ गई। अपने विरोधाभासी बयानों के बाद डॉक्टर अब अच्छी अच्छी बातें करने लगे थे। हालांकि अब भी वे अंत में यही कहते थे कि हम अच्छा करने में यकीन रखते हैं, लेकिन यकीन रखिए कि हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वह होश में नहीं आ जाती। इसलिए हम सब उनकी आंखें खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मुझे अच्छी खबर मिली, मैंने भुवनेश्वर के लिए बस पकड़ ली। मैं फरीदाबाद के लिए
अपने पूरे परिवार का टिकट कटवाना चाहता था। जल्दी जल्दी में मैंने अपना डिनर भी मिस कर दिया। कुछ समय बाद मैं तीसरी पंक्ति में था, बस में सबसे दाईं तरफ वाली सीट पर। अंदर बत्तियां बुझ चुकी थी। मेरी दाईं ओर की खिड़की खुली हुई थी और मैं आसमान में चांद और तारों को चमकता हुआ देख पा रहा था। मैं खुश था। मैं आकाश को तब तक देखता रहा जब तक कि थकान से मुझे नींद नहीं आ गई। मैं अपनी आंखों के भारीपन को महसूस कर रहा था। मैंने खिड़की से अपना सिर टिका दिया और कुछ देर के लिए आराम कर लिया और फिर कुछ मिनटों के बाद कुछ विचित्र घटित हुआ, लेकिन जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। नींद में करवट बदलता हुआ मैं अपनी बाईं तरफ घुमा और अगले ही पल मैं अवाक रह गया। वह ठीक मेरी बगल में बैठी थी। खुशी ठीक मेरी बगल में बैठी थी। मेरी विस्मित आंखें उसे एकटक देखती रही। मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाया। उस समय मेरे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा सबसे पहले पूछूं। मैं इधर उधर देखता रहा। अंधेरे में सभी यात्री सोए हुए थे। वह मुस्कुराई। एक्सीडेंट का न तो उसके चेहरे पर कोई निशान था और न ही शरीर पर। वह इतनी सुंदर लग रही थी जैसी कि वह हमेशा लगती थी। उसने अपनी सगाई वाली साड़ी पहन रखी थी। मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो सकता था। उसने बड़ी मासूमियत से मेरे माथे पर अपना हाथ रख दिया, फिर धीरे धीरे अपने गालों पर ले आई और वहीं उसे आराम से रहने दिया। फिर उसने पूछा, कैसे हो डियर? मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन मेरा मुंह सूख गया था। मैंने बोलना शुरू किया, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। तुम कैसे? मेरे सवाल आधे अधूरे ही रह गए। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो मुझसे बहुत दूर अपोलो में थी, बेहोश। मैं उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था जो कुछ मैं देख रहा था। वह बड़े आराम से मेरे सवालों के जवाब दे रही थी। सोना, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा से यहाँ थी, ठीक तुम्हारी बगल में, हमेशा। मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता था। मेरे अंदर कुछ था जो उसमें विश्वास करने लगा। जो कुछ दिखाई दे रहा था मैं खुश और सहज महसूस कर रहा था। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद मैं बोला, मैंने तुमको इतना अधिक मिस किया खुशी। 2 हफ्तों तक मैं तुमसे बात नहीं कर सका और तुम उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और मुझे आगे नहीं बोलने दिया। माफ़ कर दो डियर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना मिस करते हो। मुझे माफ़ कर दो डियर, इसलिए सारी बाधाओं के बावजूद मैं तुम्हारे पास आई, अपने प्यार के पास। उसने मुझे किस किया और फिर उसके हाथों में एक छोटा बॉक्स था। मैंने देखा, उसने उसे मेरे सामने खोला। उसमें सगाई की अंगूठी थी जो वह मेरे लिए लाई थी। अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ उसने अंगूठी बाहर निकाली और ऊपर देखते हुए मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिए। लेकिन यह तो हमें सबके सामने करना होगा ना? मैंने उससे पूछा। ना, मैं उतना इंतज़ार नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बात का क्या मतलब है कि समय नहीं है? तुम सवाल बहुत करते हो। उसने बड़े प्यार से मेरी नाक खींचते हुए कहा और फिर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसने कहना जारी रखा, क्योंकि मैं तुम्हारी होकर मर रही हूँ मेरे प्यारे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खुशी के उस पल में मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर हिला हिला कर रह गया। उसने वह खूबसूरत अंगूठी मेरी तीसरी उंगली में पहना दी और मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो अंगूठी मैंने उसके लिए ली थी वह पहले से ही उसकी तीसरी उंगली में थी। मैंने उसे गले से लगाया और उसके माथे और होठों पर किस किया। हम एक दूसरे का हाथ थामे रहे। कुछ मिनट की रोमांटिक खामोशी के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। तुमने अपना डिनर क्यों छोड़ दिया? तुमको भूख लगी है ना? नहीं, मुझे नहीं लग रही, मैंने कहा। लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ और उसने अपना बैग खोलकर उसके अंदर से एक बॉक्स निकाला। वह एक टिफ़िन बॉक्स था जो वह ऑफिस लेकर जाती थी। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे, राजमा चावल! मैं लगभग चिल्ला पड़ा, सोए यात्रियों को परेशान करता हुआ। अपने हाथों से उसने मुझे मेरा फेवरेट खाना खिलाया। हम बातें करते रहे, वो मुझसे भी अधिक। हमने आखिरी कौर साथ खाया, जिसके बाद उसने मुझे कहा, अपना खाना नहीं छोड़ना, तुमको अपना ध्यान रखना है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने हाथ में उसकी उंगलियों को महसूस कर रहा था। वादा करो, उसने कहा। क्या? मैंने उससे पूछा। वादा करो तुम हमेशा अपना ध्यान रखोगे। क्यों? रहस्यमय ढंग से उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा राजमा चावल बनाने के लिए नहीं रह पाऊंगी।
और वह हंसने लगी। वह प्यारी लग रही थी। उसने फिर से मेरे माथे पर किस किया और मेरी आंखों में गहरे देखा। मैंने उसकी आंखों में उसके किस में कुछ अलग सा महसूस किया और फिर एक बच्चे की तरह उसने मुझसे कहा, सुनो, मैं कुछ देर तुम्हारे कंधे पर अपना सिर रखना चाहती हूँ। और फिर उसने मेरे बाएं कंधे पर अपना सिर रख दिया। अब हम भी हाथों में हाथ थामे हुए थे। कुछ मिनट खामोशी से गुजर गए। अपने हाथ उसके हाथ में छुड़ाते हुए मैंने यह जानने की कोशिश की कि वह सोई भी थी या नहीं। वह नहीं सोई थी। उसने मुझे अपना हाथ नहीं छुड़ाने दिया। वह चाहती थी कि मैं उसे कसकर पकड़े रखूं। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जब उसने कहा, सोना, मुझे जीवन भर का प्यार देने का शुक्रिया। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उसके बालों को चूम लिया। मैंने अधिक बात नहीं की। मैं चाहता था कि वह आराम करे। कितने समय बाद हमें यह मौका मिला था। कुछ और समय गुजर गया, मुझे पता नहीं कितना, और फिर अचानक मुझे लगा कि मेरे माथे पर कुछ लगा है। वह क्या था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं कुछ सुन सकता था, कुछ आवाज़, कोई घरघराहट जो मुझे परेशान कर रही थी। कुछ सेकंड तक मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या था। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने पाया कि मेरी दाईं तरफ की खिड़की अब भी खुली हुई थी और मेरा सिर ग्रिल पर टिका हुआ था। हो सकता है कि नींद में मेरा सिर उससे टकराया हो और मैं होश में आने की कोशिश कर रहा था। मेरे पॉकेट में मेरा सेल फोन बज रहा था। बस में अब भी अंधेरा था। हवा के एक झोंके ने मुझे नींद से जगा दिया। बाहर आकाश शांत था। चांद अपनी चमक खो रहा था। तारे गुम हो रहे थे। भोर हो चुकी थी और अचानक मैंने पाया कि मेरी उंगली से अंगूठी गायब थी। मैं उसे देखने के लिए तुरंत अपनी बाईं ओर घूमा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। मैं डर गया। मैंने खड़े होकर उसे इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। वह जा चुकी थी, पता नहीं कहाँ। मेरे पॉकेट में फ़ोन बज रहा था। उस भ्रम की हालत में मैंने उसे निकाल लिया। उस पर खुशी का नंबर आ रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 4 बजे थे। फ़ोन करने के लिहाज से थोड़ा गलत समय था। यह बहुत ज़रूरी हो सकता है, मैंने सोचा और फ़ोन उठा लिया। हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी। डैड, बेटा। मैं सही था। यह खुशी के डैड थे। हाँ डैड, मैंने कहा। उन्होंने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, बेटा, एक बुरी खबर है, हमारी खुशी नहीं रही। कुछ मिनट पहले वह हमें छोड़कर चली गई, लेकिन वह तो कुछ मिनट पहले मेरे साथ यहाँ थी। मैंने सुना कि मेरे अंदर चीख रहा था, लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं आई। मेरे दिल पर कुछ भारी सा आकर लगा। भयानक झटका। मेरी आंखें फैल गई और मेरे अंदर एक तरह का ठंडापन फैल गया। मांसपेशियां नहीं हिल पा रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो गया था और मुझे बार बार वही मैसेज सुनाई दे रहा था। मेरे दिमाग में बस यही आया कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहिए। बीच के स्टैंड पर ही उतरकर मैंने बुर्ला की बस पकड़ ली। एक अलग तरह की शांति मेरे ऊपर छा गई थी। मैं रो नहीं रहा था। जब घंटों बाद मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे थे कि मैं वापस क्यों आ गया। मैं वहीं खड़े उनको देखता रहा। मैं अब भी शांत था। फिर साहस जुटाकर उनको अपने जीवन की सबसे उदास खबर सुनाई। जैसे ही मेरे मॉम ने यह सुना, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और दीवार पर लगी भगवान की तस्वीरों को गुस्से से देखने लगी। मम्मी पापा रोने लगे और उनकी आवाज़ खाली कमरे में गूंजने लगी। मैं अब भी शांत था या शून्य था। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं ठहर रहा था। मैंने उनको कुछ देर देखा और उनको छोड़कर अपने कमरे में आ गया। मैं अपने बेड पर सो गया। अपने ऊपर कंबल डालकर मैं घुटनों के बीच हाथ डालकर सो गया। मैं रो रहा था।